ठीक है, स्टार्ट करें फिर। यस और नो में लिखते रहा करो यार, ये पता चलता है कि तुम एक्टिव हो नहीं हो या बैठे हो। बस एक पेन पेपर लेके बैठा करो, थोड़ा कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ डाउट होता है लिख लिया करो, जब देखूं तब पूछ लिया करो, एक्टिव रहा करो यार बिल्कुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे, बढ़िया। अभी मैंने सबको म्यूट कर रखा है, तो कोई भी डाउट वगैरह होगा ना तब देखते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे फाउंडेशन। यार एक तो बॉक्स इतने हो जाते हैं ना, मुझे ही विजुअल नहीं हो पाता है। एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो सबसे पहले फाउंडेशन में, ये फाउंडेशन नहीं है, ये तो बेसिक सा मैं पहले भी बता चुका था कि बिल्डिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। इसमें किसी को कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो पूछ लो। सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर में सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना, वो आता है अपना फाउंडेशन में। ठीक है, सब स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल, मतलब फाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब स्ट्रक्चर। बढ़िया यार, डाउट होने भी नहीं चाहिए, मतलब इतना बेसिक और इतना धीरे धीरे चल रही है। एक बार बता दो सर, ठीक है बता देते हैं, कोई नहीं। देखो अब वो यार वो वाली पीपीटी तो है नहीं मेरे पास, उसमें फिगर थी, तो वो वाली पीपीटी नहीं है, तो अभी ऐसी ही समझ लो बिना पीपीटी के। ठीक है, थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। इसके ऊपर बिल्डिंग कैरी ऑन है, मतलब ऊपर बिल्डिंग है, ये मान के चलो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये जो है ये जीएल है। ठीक है, तो इस ग्राउंड लेवल से नीचे वाला जितना भी पार्ट होता है ना, वो होता है सब स्ट्रक्चर, जिसे नोन है सब स्ट्रक्चर। अब डेफिनेशन पढ़ो और समझ में आएगी। सब स्ट्रक्चर इज दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज बिलो ग्राउंड लेवल एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। ठीक है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इसका सॉइल से, समझ में आ रही होगी ये चीज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि एक मेरे हिसाब से फाउंडेशन ही इसका एक ऐसा पार्ट होता है जो सब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, चाहे सब स्ट्रक्चर बोल दो चाहे फाउंडेशन बोल दो। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कभी भी डेफिनेशन कोई पूछे तो इसको जरूर ऐड ऑन करना, मतलब ये इट इज इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर द लोड सेफली टू द सबसॉइल। ठीक है, बिल्डिंग के लोड को सेफली सबसॉइल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर इज दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज अबव द ग्राउंड लेवल। तो इसमें तो ऐसा किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं कि फाउंडेशन हम बनाते क्यों हैं, किसी को कोई आइडिया क्यों बनाते हैं फाउंडेशन? सर बेसमेंट सब स्ट्रक्चर में आता है, हाँ आता है, बेसमेंट सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्ट्रेंथ के लिए, बिल्डिंग मजबूत करने के लिए, सपोर्ट के लिए, हाँ सारे कंसेप्ट ठीक हैं, बट अब सिविल इंजीनियर हो तो थोड़ा उस पॉइंट से समझते हैं। ठीक है, किस लिए यूज होता है। फॉर मेंटेनेंस द स्ट्रेंथ सही है, नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए, ये भी सही पॉइंट है, मतलब होता है उसके लिए भी। ठीक है, चलो इधर देखो। इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर over a large area such that the pressure due to the load at the base of the foundation should not exceed safe bearing capacity of subsoil। ठीक है, अब ये है ना, थोड़ा जब कहते हैं ना सब स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो हम सॉइल को भी थोड़ा बहुत देख के चलेंगे, क्योंकि ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी वगैरह आगे आएगी जब तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, मतलब ये सॉइल में आएगी तब तो समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ तुम पूरा डाउट में रहोगे कि सर ये है क्या चीज। ठीक है, तो इसके आगे फिगर होगी, ये विजिबल हो तो ठीक है, बट समझ लो ये फाउंडेशन है। ठीक है, इस सबको भूल जाओ, ए बी सी डी क्या है, ये इसके नीचे क्या है, सॉइल है। ठीक है, ऐसा होता है कि इसके ऊपर पूरा सुपर स्ट्रक्चर होगा, मान के चलो 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तुम्हारे घर की बिल्डिंग है, इसके नीचे तुमने फाउंडेशन बिल्ड करी।
यार देखो जूम अपनी स्क्रीन पे ही कर लो, स्क्रीन से जूम हो जाता है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है। अब इस सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है लेट्स से डब्ल्यू, वो सीधा फाउंडेशन पे आता है, ठीक है। अब यहाँ मान के चलो सपोज ये डब्ल्यू, दिस इज द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर प्लस देयर विल बी सम लोड ऑफ दिस फाउंडेशन लेट्स से डब्ल्यू डैश, ठीक है। तो दिस टोटल लोड इज सपोज P, ठीक है। दिस टोटल लोड गेट्स ट्रांसफर टू द सॉइल। ये तो मैकेनिज्म है किसका, फाउंडेशन का, मतलब कि फाउंडेशन इस टोटल लोड को ट्रांसफर कर देती है। देखो फिगर में कुछ ऐसा समझने लायक नहीं है, केवल ये चीज समझो कि फाउंडेशन है क्या फिगर में, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे समझो बस, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये सॉइल में ट्रांसमिट कर देगी सारे लोड को। अब फाउंडेशन का एक बेनिफिट यही होता है कि फाउंडेशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारे सारे लोड को, किस पे, सॉइल पे। मतलब जिस भी स्ट्रेटा पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पे सारा लोड ट्रांसफर हो गया। अब वो जो नीचे सॉइल है उस सॉइल की ये कैपेसिटी होगी कि वो उस लोड को बियर कर सकती है या नहीं कर सकती है, मतलब उसकी क्या कैपेसिटी है उस लोड के अगेंस्ट, ठीक है। उसकी क्या कैपेसिटी है उस लोड के अगेंस्ट, तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं SBC, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। इसमें किसी को डाउट? क्या लिखा तो कुछ है नहीं, ये तो बस मैंने समझाया है। सपोज द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज कैपिटल W एंड द वेट ऑफ द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर गेट ट्रांसफर टू दिस फाउंडेशन, ठीक है। अब इस फाउंडेशन का भी ऑब्वियस सी चीज है, इसका भी खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा। अब इन दोनों का टोटल वेट सपोज है P, ठीक है। अब इसका कुछ एरिया होगा तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रेस होगा, सपोज सिग्मा, ठीक है। वो सिग्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉइल पे। अब सॉइल उसके अगेंस्ट कैसे रजिस्ट करती है, सॉइल का रेजिस्टेंस की उसको बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्या नहीं दिख रहा ये बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है नहीं, दिखना छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है नहीं वो बताओ, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या डाउट है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी समझ में आई, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। हमारे ऊपर कोई लोड आया, मान के चलो 10 kg 20 kg 30 kg, 30 kg पे हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाए, वो चीज है ना, ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी है। सॉइल भी किसी न किसी लोड पे आके कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो वो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी SBC। अब कोई डाउट है किसी को, किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट है? ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी समझ में आया। मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है यार तुम्हारे साथ, मतलब समझ में आना चाहिए, बेसिक बेसिक सी चीज है। अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो ना पूछ लेना, मतलब बाद में। अच्छा सुजीत एक बार और देख लो, ठीक है। ये फाउंडेशन है। अब एक बार तुम ही बता दो ये कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है ये, एक बार तुम ही बता दो खुद से, जल्दी बताओ। फ्रंट व्यू है, सही है, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू है किस किस का, केवल फाउंडेशन वाले पार्ट का। इसके ऊपर कुछ ना कुछ सुपर स्ट्रक्चर होगा। अब तो किसी को सुपर स्ट्रक्चर में डाउट नहीं होगा, ठीक है। उस सुपर स्ट्रक्चर का खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा, सपोज इट इज कैपिटल W, ठीक है। इस फाउंडेशन का भी, वैसे यार तुम्हारे सिलेबस में फाउंडेशन की डिजाइन नहीं है, बट मैं डिजाइन की स्टेप समझाऊंगा, नहीं तुम फाउंडेशन को लेके हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि फाउंडेशन कैसे डिजाइन होती है क्या है। मतलब छोटी छोटी सी स्टेप बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी, बहुत बेसिक सी। मान के चलो इस फाउंडेशन का वेट है W डैश। अब मुझे बता दो इस टोटल सॉइल पे जो वेट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, W प्लस W डैश, ठीक है। I represent this weight by P, ठीक है। इस वेट को डिवाइडेड बाय इसके एरिया से करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस, ठीक है।
अब इसका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये तो फाउंडेशन है हमारी, फाउंडेशन लोड को कहाँ ट्रांसफर कर देगी, सॉइल पे। जैसे मान के चलो हमारे ऊपर कोई बॉडी रखी है, वो बॉडी हमारी बॉडी पे ट्रांसफर करेगी नहीं उस वेट को। अब उस सॉइल का क्या रेजिस्टेंस है उस वेट के टुवर्ड, उसको बोलते हैं SBC, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बियर करने की कैपेसिटी। आया समझ में, नहीं आया अभी भी? डाउट किसने पूछा था वो बोल दे एक बार, ठीक है सुजीत, ठीक है ठीक है। अब ये पहले पॉइंट में किसी को डाउट, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म मैंने पूरा समझा दिया है। अब सेकंड पॉइंट देखो, द फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर evenly or uniformly to the subsoil, thus preventing the unequal or differential settlement which can cause cracking, tilting और collapse of building। अब ये नॉर्मल सी चीज है, ये चीज यदि तुम्हें समझ में आ गया ना पहला पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट में भी कोई डाउट नहीं होगा। बस अभी तुम्हें क्या लग रहा होगा कि सर व्हाट इज अनइक्वल और डिफरेंशियल सेटलमेंट, नए नए टर्म है। ये तो समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो तो मैं बता चुका हूँ, है ना। अब ये अनइक्वल और अनइक्वल और डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण क्या क्या हो रहा है, क्रैकिंग हो रही है, टिल्टिंग हो रही है, या फिर कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग हो रहा है। तो ये तो कॉमन सी चीज है कि मतलब कोई भी यदि फेलियर किसी बॉडी में होगा तो उसमें क्रैक डेवलप होंगे, उसकी टिल्टिंग होगी और उसमें कोलैप्स होगा। अब थोड़ा सा अनइक्वल सेटलमेंट समझते हैं। देखो समझो कि ये फाउंडेशन है, हाँ टिल्टिंग बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ, टिल्टिंग बता दूंगा, ठीक है। ये फाउंडेशन है, ठीक है, इस पर लोड आया, लोड आया, यदि सॉइल इसको यूनिफॉर्मली बियर करेगी वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, स्ट्रक्चर सस्टेन करेगा। मान के चलो कि 100 न्यूटन का वेट आया, ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी है 20 और यहाँ की जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी है 80, ठीक है। अब इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है सॉइल की, तो यहाँ से क्या करेगा, ये झुक जाएगा नीचे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्टिंग। अब जब कोई भी स्ट्रक्चर टिल्ट होगा, सीधी सी बात है यार, अभी हम स्टेबल हैं, ठीक है, अब हमारी स्टेबिलिटी को कोई चेंज करेगा। कंक्रीट से बना हुआ है, कंक्रीट क्या होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है। अब जब भी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंज आएगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, और क्रैक्स डेवलप होंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। अब यही होता है जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, अर्थक्वेक वगैरह आता है तो इसकी टिल्टिंग के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये क्लियर? अब क्लियर है अभी? ठीक है चलो, ये इजी है। फाउंडेशन प्रोवाइड अ लेवल, इवन एंड हार्ड सरफेस, एक इवन और हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए। फाउंडेशन ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी एंटर होने से रोकता है। अब इस पॉइंट इनमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, हो तो पूछ लो किसी का भी कोई। हाँ लीनिंग टावर में बताने वाला था, बहुत अच्छा कृष्णानंद, बहुत सही। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसको देखना, खुद स्टडी करना, जब चीजें समझ में आएंगी। ये टिल्ट हो चुका है, ठीक है, गूगल पे डाल के देखना, समझ में आ जाएगा। यार अब तुम लोग लगते हो कि हाँ प्रोफेशनल हो गए हो, समझते हो चीजों को। डिफरेंशियल सेटलमेंट एक बार सुमित, ये फाउंडेशन है, ठीक है, ये तो दिख रहा है, ये फाउंडेशन है, ठीक है। ये फाउंडेशन जो है, इसका जो टिल्टमेंट है, सोचो ना थोड़ा सा, क्या एग्जांपल दूं, यहाँ जो है ना, यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी कम है सॉइल की, यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मान के चलो इस वाले पार्ट की बियरिंग कैपेसिटी कम है, यहाँ जो सॉइल है,
ठीक है, उसकी मैंने बताया था जैसे 100 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 80 है। ये तो एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, 100 का लोड है पूरा। अब ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से चांसेस होंगे कि ये टिल्ट हो जाए। लीनिंग टावर और पीसा एक बार देखना, तुम्हें चीजें और समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, बस इतना याद रखना, जो भी डाउट हो पूछते रहो साथ के साथ। ठीक है, अब देखो फाउंडेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है, शैलो और डीप। ठीक है, एक साइंटिस्ट है टरजागी, ये तुम सॉइल में पढ़ोगे, टरजागी और स्कैम्पटन। मतलब मैंने तो दो ही पढ़े हुए हैं तो मुझे इन्हीं के बारे में ज्यादा आइडिया है, जिन्होंने फाउंडेशन को शैलो और डीप में वो किया है। टरजागी, यार इसका सोल्यूशन क्या है वो बाद में बताएंगे, सोल्यूशन क्या है सब है। जब फाउंडेशन पढ़ लोगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़ लोगे तो तुम खुद मुझे बताओगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं खुद पूछूंगा कि मान के चलो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग है तो कौन सी फाउंडेशन दूं, तुम खुद ही बताओगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ये टरजागी और एक थे स्कैम्पटन। ये याद नहीं रखने, केवल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कहीं भी तुम लोग पढ़ने लगो, क्योंकि तुम लोग बुक बहुत प्रेफर करते हो, कहीं तुम्हें मिल जाए फिर तुम डाउट में आओगे कि सर ऐसा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो। ये जो है, ये मान के चलो ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इसके नीचे जिस डेप्थ तक हम फाउंडेशन के बेस को देते हैं उसको बोलते हैं डी। ठीक है, और इसको बोलते हैं विड्थ, बी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, अब टरजागी ने क्या बोला था, इफ डी बाई बी डेप्थ टू विड्थ रेशियो is less than equal to 1, then it is known as shallow foundation. ठीक है, if d by b is greater than 1, then it is known as deep foundation. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इनको याद रखना। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हें ये देखेंगे, फिर तुम मुझे याद करोगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हें दिखेगा। अब नेक्स्ट स्कैम्पटन ने क्या बोला कि स्कैम्पटन ने सेम इसी वैल्यू को बस 2.5 कर दिया। तो तुम कंफ्यूज मत होना, तुम टरजागी याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो वही इन्हीं को पढ़ते हैं। इसी वैल्यू को केवल 2.5 कर दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अभी तक कोई डाउट किसी को कैसा भी? कोई डाउट? ठीक है यार, मुझे जो है ना वीक में एक क्लास भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और कभी क्लास ले लिया करें, क्योंकि सिलेबस बहुत है और ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। बट पढ़ाऊंगा यार सब धीरे धीरे, जो भी है तो छूटेगा नहीं, इतना है। ठीक है, अब हम आते हैं शैलो फाउंडेशन पे। आयुष कौन सा वाला टॉपिक दोबारा बताना है, एक बार ये बताओ यार। देखो जब स्लाइड आती है ना उसको पढ़ लिया करो, पढ़ोगे फिर मैं जो समझा रहा हूँ ना वो अच्छे से समझ में आएगा। यार संडे को नहीं रख सकते यार हम टरजागी वाला। टरजागी वाले में क्या बताऊं, ये चीज समझ में आई। ग्राउंड लेवल से नीचे इसको डेप्थ डी से मार्क करते हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन फुटिंग एंड फाउंडेशन मैंने बताया, यदि किसी भी एग्जाम में तुमसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे। ठीक है, ये इसकी विड्थ है, सपोज इट इज बी। ठीक है, इफ डी बाई बी रेशियो इज less than equal to 1, then it is known as shallow foundation. If d by b ratio is greater than equal to 1, not equal to greater than 1, then it is known as deep foundation. सीधी सी बात है, थोड़ा लॉजिकली सुन लो। और चलो
अब बिल्कुल बेसिक ही बता देता हूँ। अब यदि मान के चलो मैंने ये डेप्थ बढ़ा दी, ठीक है, सपोज विड्थ उतनी रखी, तो ऑब्वियस है डी बाई बी ग्रेटर देन 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा? भाई ये डी वाली टर्म बढ़ गई, वो कांस्टेंट रही, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। अब ये तुम्हें देखने में कौन सी फाउंडेशन लग रही है, खुद ही बता दो। देखने में कौन सी फाउंडेशन लग रही है तुम्हें? बस क्लियर। मैथमेटिक्स और लॉजिक दोनों को इन्वॉल्व किया करो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों बोला मैंने। अभी भी कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब आगे चलें, शैलो फाउंडेशन देखें। अब शैलो फाउंडेशन क्या होती है ये समझ में आ गया? ठीक है, शैलो फाउंडेशन 4 तरह की होती है, स्प्रेड, कंबाइंड, राफ्ट, ग्रिलेज। सबसे पहले देखते हैं स्प्रेड। तुम्हारी चैट की वजह से ये फिगर थोड़ा दब जाते हैं, चलो कोई नहीं। स्प्रेड फाउंडेशन की पहले डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। Spread foundation are those foundation which are constructed by providing a spread area under base of wall or column which increases the distribution area of load। ठीक है, the various types of this, मतलब इस तरह की और फुटिंग को बोलते हैं। तो वॉल फुटिंग होती है, एक मैसनरी पिलर फुटिंग होती है, कंक्रीट कॉलम फुटिंग होती है, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग होती है। मतलब ये 4 तरह की और होती है स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, अभी सब पता चल जाएगा, वेट तो किया करो। पहले ये तो समझो कि सेलो, ये पूछ रहे हो क्या सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को कहाँ यूज करते हैं? कोई ये पूछ रहा है क्या सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, अब तुम ही बताओ कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक क्राइटेरिया बताया एसबीसी का, सेफ बियरिंग कैपेसिटी का। यार मुझे लग रहा है आज हमारी क्लास केवल 40 मिनट की होगी, तो मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा तुम्हें, उस पर ज्वाइन हो जाना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं। जी यार बहुत थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, एक क्लास और कर लेंगे आज। ये शैलो और डीप, शैलो फाउंडेशन यूज होती है जहाँ से देखो 2 क्राइटेरिया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड कि ऊपर से लोड क्या आ रहा है, एक ऑन द बेसिस ऑफ सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मान के चलो लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कम है, ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं डीप फाउंडेशन। ठीक है, और यदि लोड कम है और सेफ बियरिंग ऑफ सॉइल ज्यादा है तो हम यूज कर लेते हैं शैलो फाउंडेशन। मतलब ये बेसिक सा है। एक तो ये केस हो सकता है, मतलब यदि तुमसे कोई चॉइस पूछे बताओ, तुम्हें सॉइल दे दे और पूछ, मतलब सॉइल का सैंपल दे दे, तुम उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालोगे, वो तुम्हें लोड बता देगा कि इस बिल्डिंग पे इतना इतना लोड आ रहा है और फाउंडेशन पे इतना लोड ट्रांसफर होगा, तो बताओ तुम कौन सी फुटिंग दोगे। तुमसे केवल यही डिफरेंस पूछे कि सैलो दोगे या डीप दोगे, तो इजीली तुम बता दोगे। बता दोगे या नहीं, ये तो बता दो। वहाँ यूज करते हैं जहाँ सॉइल अच्छी। हाँ बस बढ़िया। ये कौन है आईफोन, नाम तो लिख लो यार अपना, पता तो चले मुझे। ठीक है धीरज। ठीक है, अब ये सैलो में सबसे पहले स्प्रेड फुटिंग क्या होती है, ये फिगर विजिबल है सबको? फिगर विजिबल है सबको? ठीक है, ये होती है स्प्रेड फिटिंग। इसमें क्या करते हैं, इसके एरिया को पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, ये इस चीज को बोलते हैं ऑफसेट। ये देख रहे हो ना, ये मोस्टली 50 mm का देते हैं, ये ऑफसेट है। इसके एरिया को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलते हैं, जैसे हमारी स्टेयर्स होती है ना, ऐसे ही देते हैं ऐसे।
ये 400 mm, ये 300 mm, तो ये सब तो छोड़ो अभी। अभी केवल ये समझो कि स्प्रेड फुटिंग होती क्या है। स्प्रेड फुटिंग समझ में आ गया या अभी भी इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? ठीक है, अब इसके टाइप होते हैं। सबसे पहले स्टेप स्प्रेड में सबसे पहले तुमने पढ़ी थी वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो स्टेप होता है और एक ये वाला स्लोप्ड, ठीक है। उसके बाद एक होती है मैसनरी, एक होती है आरसीसी कॉलम फुटिंग। इनमें से किसी को कोई डाउट? मतलब कोई फिगर देख लो, फिगर से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। अंश पूछ रहा है स्टेयर वाले से। स्टेयर समझ में नहीं आती क्या? स्टेप्ड का मतलब निखिल क्या दोबारा बताऊं, एक बार ये बताओ। देखो, एक ने पूछा है इसका फायदा क्या है, ये लिख रहा फायदा। अब आ गया फायदा समझ में? फिगर 2.2 ये स्टेप फुटिंग है। ये जब भी कोई स्लोपी एरिया होता है ना, तो मोज ये मान के चलो ये स्लोपी एरिया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें स्टेप फुटिंग दे देते हैं। इसमें से कोई सर ये फाउंडेशन ऊपर से पतली और नीचे से चौड़ी क्यों होती है, ये रहा इसका रीजन। ये किसने पूछा है? कृष्णा। दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, कृष्णा रीजन। अब भी डाउट है? देखो इतना याद रखना, जितनी भी चौड़ी होगी ना उतना ही तुम्हें फायदा है, उतनी ही ज्यादा एरिया पे लोड ट्रांसफर होगा। जब जितना ज्यादा एरिया पे लोड ट्रांसफर होगा उतनी इजीली लोड ट्रांसफर होगा, तो फेलियर ऑफ सॉइल के चांसेस कम होंगे। अभी मैं थोड़ी देर में एक लिंक तुम्हें शेयर कर दूंगा, तुम उस पर ऐड हो जाना, क्योंकि मेरे हिसाब से आज मेरी क्लास केवल 40 मिनट ही चलेगी। अब ये पढ़ लो, इसमें यदि किसी को कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो, स्प्रेड फुटिंग के टाइप है तो पूछ लो एक बार। कोई भी डाउट हो गया रह गया हो, कुछ भी मतलब XYZ, कोई भी तुम्हें लग रहा हो कि सर ये नहीं समझ में आया या ये नहीं समझ में आया। एक इन्वर्टेड आर्च की, पता नहीं मैंने डाली तो थी, इसमें आई नहीं है। इन्वर्टेड आर्च की मैं वो तुम्हें दिखा दूंगा यार, उससे बता दूंगा, ठीक है। इन्वर्टेड आर्च वगैरह हम ब्रिज वगैरह में देते हैं, मतलब जैसे आर्च तो तुम्हें पता होगा आर्च ऐसे होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन द शेप ऑफ आर्च ही हम उसे इस फॉर्म में देते हैं। ये आर्च, इसकी शेप कर दी तो इसको बोल देते हैं इन्वर्टेड आर्च। मतलब फिगर में दिखा दूंगा क्योंकि उससे ढंग से समझ में आएगा। अभी तुम्हें ये लग रहा होगा, बट ये समझ जाओ कि आर्च और इन्वर्टेड आर्च क्या चीज है। अभी आर्च में कंफ्यूजन होगा तुम्हें। कोई डाउट यहाँ तक? अब आओ कंबाइंड फुटिंग पे। सबसे पहली कौन सी फुटिंग पढ़ ली हमने? क्या हुआ, चले गए क्या सब? ये जो है ना, ये जो फिगर है ये कंबाइंड फुटिंग के एग्जांपल है। स्प्रेड, हाँ सही है, ये कंबाइंड फुटिंग की फिगर है। अब पहले कंबाइंड फुटिंग देखो होता क्या है। अब कंबाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड फॉर 2 और मोर कॉलम्स, मतलब
इंडिविजुअल कॉलम के लिए जब हम फुटिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो तब हम कंबाइंड फुटिंग देते हैं। अब क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं उसका रीजन देखो। व्हेन वन कॉलम इज लोकेटेड नियर द प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, एंड इंडिविजुअल फुटिंग ऑफ द कॉलम may extend outside the property when the individual footing of the column overlap each other due to proximity, when the required area of individual footing is more than the bearing capacity of soil। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। तीनों पॉइंट एक बार देख लो, फिर समझते हैं तीनों को। देखो सबसे पहले देखो कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी लाइन है, ठीक है, मान के चलो यहाँ तक तुम्हारी प्रॉपर्टी है, किसी का भी नाम ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ तक कृष्णा की प्रॉपर्टी है, यहाँ अंश की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या हुआ, कृष्णा यहाँ तक बिल्ड कर रहा है, तो प्रोविजन इसका जो है बिल्डिंग का वो इंडिविजुअल फुटिंग का है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लोड की वजह से जो कृष्णा की बिल्डिंग की जो फुटिंग है ना वो कर रही है और अंश की बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। अब जब बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो अंश को कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होगा। अब इसके ऑब्जेक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या डेवलप किया, हमने डेवलप किया द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड फुटिंग। इसमें क्या होता है कि हम जो फुटिंग है ना दो कॉलम को सेम फुटिंग दे देते हैं। ये एक कॉलम, ये एक कॉलम। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि किसी की बाउंड्री लाइन क्रॉस हो रही है और तुम आइसोलेटेड फुटिंग दे रहे थे, तो बताओ क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन यही है जो मैंने तुम्हें बता दिया।